जैसे हमारा A2 अकाउंटिंग का टॉपिक है ये। A2 अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे थे। A2 अकाउंटिंग के अंदर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो उसी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हवाले से ही हमारा एक और क्वेश्चन है विच वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे। और ये कब आया हुआ है पेपर में? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सवाल है मई जून 22-32 में, यानी मई जून 22-32 का सवाल है जो कि आपके पेपर में आया हुआ है और इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कहते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट से पढ़ें। अगर कहते हैं जी AB पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज ए ट्रेडिंग कंपनी। The draft profit from operation for the year ended 31st December 2021 was 98,000 before the following items were considered. तो ये जो आइटम्स नीचे आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, इनकी जो एडजस्टमेंट है वो आपने अभी तक नहीं की, और वो एडजस्टमेंट करने के बाद ही आप अपना करेक्ट आंसर जो है वो इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल 98,000 का प्रॉफिट है विच इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट एंड वी हैव टू फाइंड द करेक्टेड प्रॉफिट। On 1st September 21, AB Public Limited Company issued a 6% debenture for 2 lakh. Interest is payable half yearly. तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट आपने पे करना है, 6% डिबेंचर है। तो अगर आप निकालेंगे आपने ये डिबेंचर इशू किए हैं सितंबर में, तो इस पर जो आपने इंटरेस्ट पे करना है वो कितने मंथ्स का आएगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको इस पर पे करना पड़ेगा। तो अगर आप कैलकुलेट करें इसके ऊपर 4 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो 2 लाख पे अगर आप 0.06% निकालें इंटू 4/12, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 4,000। तो 4,000 आपका इंटरेस्ट है जो कि आपने पे करना है, या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में से अभी भी आपने माइनस करना है। फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ है 1 जनवरी को 72,000 का, अरोज फ्रॉम द रिवैल्यूएशन ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑन 1 जनवरी 2017, और प्रॉपर्टी वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2013 में परचेज की थी। इट इज डेप्रिशिएटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ 40 ईयर विद नो रेजिडुअल वैल्यू। On 1st January, the market value of the property was 4,32,000, or on 1st January 2021, the property was revalued again at 296,000. No accounting entries had been made to record this. तो हमने इसकी कोई भी प्रॉपर एंट्री पास जो है वो नहीं की हुई। प्रॉपर्टी जो रीवैल्यू की आपने, द बुक कीपर हैड कंटिन्यूड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ 432,000। हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू करनी चाहिए थी 296,000 से, लेकिन हम उसकी वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जा रहे हैं 432,000 के हिसाब से। जो जनवरी में वैल्यू उसकी थी उससे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले आ रहे हैं। या हमने इस साल भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है 432,000 के हिसाब से, जबकि वो आपने करनी थी 296,000 के हिसाब से। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी करते हैं सॉल्व अभी। In the financial statement of 2020, a non-current asset was wrongly classified with the effect that depreciation had been overcharged by 20,000 in 2020 and 14,000 in 2021। यानी डेप्रिसिएशन आपने ओवरचार्ज कर दी, तो आपको डेप्रिसिएशन को रिवर्स बैक करना पड़ेगा, यानी आपको डेप्रिसिएशन को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, जिसकी जो आपने डेप्रिसिएशन 2021 के प्रॉफिट में से माइनस की हुई उसको ऐड बैक करना पड़ेगा दोबारा। कितने से? 14,000 से। और 2020 की जो डेप्रिसिएशन है जो कि 20,000 की आपने एक्स्ट्रा चार्ज कर दी थी उसको भी ऐड बैक करेंगे, लेकिन वो आप ऐड बैक करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स एट द स्टार्ट में एडजस्ट करेंगे उसको, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स एट द एंड ऑफ 2020 या रिटेन्ड अर्निंग्स एट द स्टार्ट ऑफ 2021, उसमें आपको 20,000 भी एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन में एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रॉफिट को करेक्ट कर रहे हैं इस साल की, और रिटेन्ड अर्निंग्स हमें दी ही नहीं हुई, वरना हम इसको एडजस्ट करते। इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये IS 8 है अकाउंटिंग पॉलिसीज का, एंड चेंज इन एस्टिमेशन, चेंज इन एस्टिमेटेड एस्टिमेशन फिगर्स। IS 8 है हमारा ये अकाउंटिंग पॉलिसीज का, जो हमें ये कहता है कि इफ देयर इज एन एरर विच हैज अकर्ड, विच हैज कम टू आवर नॉलेज एंड दैट नीड्स टू बी करेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और इन द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट भी उससे इफेक्ट होता है, तो हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेते हैं उसका। यानी प्रीवियस ईयर में जाके उसे करेक्ट नहीं करते, बल्कि जो प्रीवियस ईयर का रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे पास मौजूद है उसमें उसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट आगे से ठीक हो जाए। तो ये IS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज का हमें ये कहता है। तो 14,000 तो हम इसी साल ऐड करेंगे, जो कि हमें प्रॉफिट में हमने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है।
आगे कहता है AB sells goods at a markup of 60%. In December 2021, defective goods with a sale value of 28,000 were retained by customer. The cost value of the returned goods have been included in inventory at 31st December. It is expected that if $6,000 is incurred to repair the returned goods, they can be sold at 80% of the normal selling price. तो कहते हैं जी कि हम नॉर्मली गुड्स को 60% मार्कअप पे सेल करते हैं और इस वक्त हम जो सेल कर रहे हैं उसकी सेल वैल्यू 28,000। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है वो देखें। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू शो द करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 दिसंबर को आपने प्रॉफिट को करेक्ट करना है। हम देखते हैं कैसे प्रॉफिट को हम करेक्ट करेंगे। पहले तो हमें यहाँ लिखना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। करेक्ट प्रॉफिट इसलिए नहीं लिखा हुआ उसने कि उसमें बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर भी तो निकालना है आपने इंटरेस्ट माइनस करके। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है हमारा 98,000 का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर मेरा 98,000 का हमें क्वेश्चन में वो दिया हुआ है। I will consider it as operating profit. इसमें से मैं लेस कर दूंगा इंटरेस्ट कॉस्ट या फाइनेंस कॉस्ट, और वो मेरी कितनी है 4,000 की, जो कि मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, वो माइनस हो जाएगी। उसके बाद इसमें मैं जो डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज ही वो ऐड कर दूंगा, यानी हमने ज्यादा चार्ज कर दी थी ना, ओवर चार्ज डेप्रिसिएशन, वो ऐड बैक हो जाएगी आपकी कितने से 14,000 से, साल की सिर्फ। तो पिछले साल आपने गलती की थी उसका भी इफेक्ट होगा, लेकिन वो इफेक्ट इस साल के प्रॉफिट में नहीं होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप कहते हैं, वो भी ऐड बैक हो जाए। ये मैंने कौन सा पार्ट किया था, ये मैंने ये वाला पार्ट किया 14,000 वाला। अब इन्वेंट्री को देख लेते हैं हम। जी जी, सेकंड पॉइंट अभी हम करते हैं। इन्वेंट्री कहता है 28,000 की आप सेल करते हैं, यानी उसकी मार्केट प्राइस जो है वो 28,000 है। तो हम देखते हैं 28,000 सेल प्राइस है, तो इस पे अगर प्रॉफिट निकालें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, तो क्या करेंगे 28,000 मल्टीप्लाइड बाय मार्कअप 60 है, तो मार्जिन क्या हो जाएगा 60/160। 28,000 का 60/160 हम निकाल लेंगे। 28,000 में जो प्रॉफिट इजाफी आपने ऐड किया हुआ है वो हमारा निकल आएगा, वो है 10,500 का। अब 28,000 में से हम माइनस कर देंगे 10,500, तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी उसकी। तो चीजें मैं बेच रहा हूँ उसकी कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास, यानी जो चीजें मेरे पास पड़ी हुई हैं उसकी कॉस्ट 17,500 है, जो मुझे बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, रिटर्न हो गई। कॉस्ट वैल्यू ऑफ द रिटर्न गुड्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द इन्वेंटरी एट 31 दिसंबर 2021। अब हमने इन्वेंट्री में जो वैल्यू लिखी हुई है वो कितनी लिखी हुई 17,500, लेकिन मार्केट में वो कितने की बिकती है 28,000 की। अगर it is expected that if 6,000 is incurred to repair the return goods, then it can be sold for 80% of the normal selling price. यानी ये गुड्स 28,000 का 80% पर सेल हो जाएंगे अगर इस पर आप 6,000 का खर्चा करते हैं तो, यानी 22,400 के सेल होंगे अगर आप इन पे 600 का एक्सपेंस करेंगे, तो ये सेल होंगे कितने के 22,400 की। 600 है आपका, 6,000 है, सॉरी बेटा थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, ये 6,000, ये जो अमाउंट थी ना ये बेसिकली 6,000 है। तो 22,400 माइनस 6,000 हम करेंगे तो ये इसकी आ जाएगी बेटा NRV 16,400। अब देखिए आपकी कॉस्ट कितनी है बेटा इन्वेंट्री की, जो आपने रिकॉर्ड की हुई अपनी बुक्स के अंदर 17,500, लेकिन आपको रिकॉर्ड करनी कितने पे थी, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। दोनों में से लेस कौन सी है, NRV। तो आपको NRV बनाने के लिए अपनी इन्वेंट्री को मजीद कम करना पड़ेगा, मजीद सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसमें से। इसकी एंट्री हम क्या पास करते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। और क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी इंक्रीज हो रही है कितने से 1100 से, लिहाजा आप अपने प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए 1100 उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने NRV कैसे निकाली है, NRV होती है बेटा मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। ठीक है जी, मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल।
सेलिंग प्राइस कितनी है? 28,000। नो, सेलिंग प्राइस 28,000 नहीं है, वो तो तब बिकती थी 28,000 की। अब नहीं बिकेगी, अब तो डैमेज हो गई है ना, पहले बिकती थी। इस वक्त वो उसका 80% पे बिकती है, 22,400 पे। अगर आप उस पर खर्चा करें, कितना एक्सपेंस करें, रिपेयर करवाएं 6,000, तो एनआरवी कितनी होगी? 16,400। जबकि हमने कॉस्ट रिकॉर्ड की हुई है उसकी 17,500। तो आपको इसको डिक्रीज करना पड़ेगा 1100 से, आपको अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री पास करनी पड़ेगी या लॉस ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यूज कर देंगे लॉस ऑफ इन्वेंट्री के नाम से। कितना आ जाएगा आपका लॉस ऑफ इन्वेंट्री? दैट इज गोइंग टू बी 1100। ये भी हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। उसके बाद हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 भी देख ली, 4 भी कर ली एडजस्ट हमने उसको, और एडजस्टमेंट नंबर 1 भी हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। अब 2 पे हम आ जाते हैं कि रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारा 1 जनवरी को ऑलरेडी पड़ा हुआ था। रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारा पहले से मौजूद था 72,000 का, जो कि प्रॉपर्टी रिवैल्यू हुई थी 1 जनवरी 2017 को। द प्रॉपर्टी वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2013, यानी 4 साल यूज होने के बाद, इस्तेमाल होने के बाद हमारी वैल्यू जो है वो, और डेप्रिसिएशन 40 ईयर है, तो कहता है जनवरी 2017 में द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज 4,32,000। और कहता है जबकि 21 में प्रॉपर्टी की रीवैल्यू अगेन हुई है, उसकी वैल्यू 296,000 है, और बुक कीपर ने डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है इस साल भी 432,000। अब यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 432,000 पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज हमने जो की हुई है वो कितनी है? 432,000 डिवाइडेड बाय 36। वो कैसे सर? हमने ये खरीदी थी, कब खरीदी थी हमने? हमने ये परचेज की थी 2013 में। तो 2013 में जब हमने परचेज की थी ये, तो आवाज आ रही है ना नकाश? जी जी, आ रही है, आ रही है। ओके ओके। तो 432,000 को डिवाइड करेंगे, 40 ईयर इसकी लाइफ थी तब, लेकिन 40 ईयर उसकी लाइफ थी 1 जनवरी 2013 में। 4 साल बाद जब रीवैल्यू हुई वो, और उसकी वैल्यू 432,000 हो गई, तो अब हम डेप्रिसिएशन कितने सालों पर चार्ज करते आ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड से डिवाइड बाय 36, क्योंकि उसकी लाइफ 36 ईयर रह गई, 4 ईयर पास्ट गुजर चुके थे। तो हमने 36 से डिवाइड करके इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दी, जो कि अभी वो भी गलत है, क्योंकि इस साल, पिछले 4 सालों में तो आप ले सकते थे 12,000, लेकिन इस साल आप 12,000 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 2021 के स्टार्ट में उसकी रिवैल्यू दोबारा वे प्रॉपर्टी रिवैल्यू हुई, और उसकी वैल्यू होगी 296,000। अब 32 से डिवाइड करेंगे। जी जी जी, 296,000 को जब आप डेप्रिशिएट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 32 से, क्योंकि अब 8 साल गुजर चुके हैं, और अब आप कैसे 32 ईयर्स मजीद यूज हो सकता है, बट द रिवैल्यूड अमाउंट इज 296,000, और डेप्रिसिएशन उसकी आएगी 9250। इसका मतलब क्या हुआ? आप इसमें से ऐड कर देंगे रॉन्ग डेप्रिसिएशन को, आप ऐड कर देंगे जो कि 12,000 की है, सर नेट इफेक्ट नहीं ले सकते? और लेस कर देंगे करेक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को आप रिकॉर्ड कर देंगे। जी, नेट इफेक्ट भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? लेकिन नेट इफेक्ट आपने किस लिए लेना है? जब ये ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा समझने आप में आने वाला है, तो यही बेहतर है ना। सिर्फ इसलिए कि मार्क्स की में नेट इफेक्ट दिया हुआ है तो हम नेट इफेक्ट लें, ये कोई जरूरी तो नहीं है ना। निकालें इसकी वैल्यू, करेक्ट वैल्यू क्या आती है हमारी? जी, तो जरा आंसर निकाल के बताइएगा। ये करूं 8,000 है। मेरा ख्याल है इसका आता है 109,650। सही आ रहा है? जरा चेक कर लें एक दफा आप भी, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन मोबाइल पे की है, जो कि मैं इतना यूज टू नहीं हूँ।
जी सर यही है। जी, तो ये प्रॉफिट फॉर दी हमने करेक्ट करके फाइंड आउट कर लिया अपना। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है इसके अलावा सवाल में, नेक्स्ट कहता है एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आइटम 3 और 4 का। तो आइटम 3 का मैंने आपको बता दिया है, IS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड चेंज इन एस्टिमेट, वो हमें बताता है कि हम अगर आपका प्रॉफिट इनकरेक्ट है बिकॉज ऑफ एनी एरर विच हैज मेड इन द पास्ट, तो हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेते हैं। ये वर्ड भी याद कर ले तो अच्छी बात है, नंबर अच्छे मिल जाएंगे पूरे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि वी विल डू सम एडजस्टमेंट in the profit which has been derived at the start of the year for the correction of previous year profit. तो retained earnings जो है ना, उसमें हम 20,000 ऐड बैक कर देंगे ताकि हमारा पिछला जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। और 14,000 जो है वो 2021 के प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाएगा, वो तो नॉर्मल भी है, वो तो आपने करना ही है। लेकिन 20,000 का आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करेंगे IS 8 के तहत। आइटम नंबर 4 है इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। ये हमें पता ही है, इन्वेंट्री को हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस के ऊपर हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं। कॉस्ट इसकी थी 17,500, जबकि NRV थी 22,400 माइनस 6,000, 16,400, तो 1100 का आपको लॉस ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको रिकॉर्ड करना है किस पे, NRV के ऊपर, क्योंकि वो कॉस्ट से कम है। अगला सवाल है इक्विटी ऑफ ABP PLC एट 31 दिसंबर वाज एज फॉलोज। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है $1 शेयर 5 लाख है, यानी ये उसका दूसरा पार्ट है इसी सवाल का। शेयर प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग्स है। 1 फरवरी को कहता है फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.08 पर शेयर वाज पेड फ्रॉम द 2020 प्रॉफिट। हम उसमें से फाइनल डिविडेंड पे कर रहे हैं। आपको पता है ये डिविडेंड पिछले साल के हम पे करते हैं। और 5 मार्च को बोनस इशू 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 10 ऑर्डिनरी शेयर हेल्ड वाज मेड। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू कीप इट्स रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। ठीक है जी, फ्लेक्सिबल फॉर्म में कैसे हम करेंगे इसको, आपको पता होना चाहिए कि अब हम शेयर प्रीमियम यूज करते हैं और उसके बाद क्या यूज करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स यूज करते हैं। ठीक है, शेयर प्रीमियम सबसे पहले यूज होगा और फिर रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी। उसके बाद 1 सर जून, अगर जनरल रिजर्व पड़ा हो हाँ फिर जनरल रिजर्व भी यूज कर सकते हैं आप। और 1 जून को नए तो ऑर्डर, रिवैल्यूएशन तो नहीं ना करना, जी रिवैल्यूएशन रिजर्व तो नहीं ना यूज करना। नहीं रिवॉल्यूशन रिजर्व अब यूज नहीं होता। तो 1 लाख नए शेयर आप इशू कर रहे हैं। नंबर 3 में वाज ऑफर टू द पब्लिक एट 1.8 ईच। ABPLC रिसीव्ड सब्सक्रिप्शंस फॉर 80,000 शेयर्स व्हिच वर फुली पेड। तो हमें 80,000 शेयर की सब्सक्रिप्शन मिली है, यानी हमने ऑफर तो किए थे 1 लाख, लेकिन बेटा जितने शेयर, इसे कहते हैं कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल, जो पेड अप कैपिटल होता है ना उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। तो 80,000 शेयर के हिसाब से 80,000 इंटू 1 आपका शेयर कैपिटल में इजाफा होगा, और 80,000 इंटू 0.8 64,000 का आपका इजाफा होगा शेयर प्रीमियम में। और 1 सितंबर को इंटरिम डिविडेंड आप पे कर रहे हैं पर शेयर ऑन ऑल शेयर हेल्ड एट 31 मार्च 2021 को आप पे कर रहे हैं। और फिर 31 दिसंबर को फाइनल डिविडेंड आप पे कर रहे हैं, बस प्रपोज्ड है तो ये नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है प्रपोज डिविडेंड को हम रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि इसको हम फुट नोट के तौर पे लिखते हैं। वजह उसकी क्या है, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, फुट नोट के तौर पे लिखेंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, because it is not yet approved in the annual general meeting by the board of directors or by the shareholders. State one difference between a right and bonus issue of share. So right share is issued which will increase the liquidity of the business, but bonus share will not affect cash. Rather, even the equity section will remain the same. Total of equity will remain the same. कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो आपने बना के दिखानी है। ये सवाल है क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है हमारा, यानी प्रीवियस पैटर्न पर हमारा ये क्वेश्चन मौजूद है। तो अगर हम इसको देखना चाहें, ओह सॉरी ये है, तो हम देखते हैं कि कैसे उसने सॉल्व किया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात करूंगा मैं। बोनस इशू इज द यूज ऑफ रिजर्व्स वेयर अ राइट इशू रिजल्ट इन द कंपनी रिसीविंग कैश। देखिए वही 80,000 और 64,000 के हिसाब से आपने किया हुआ है, और बोनस शेयर उसने शेयर प्रीमियम में से निकाले हुए हैं। रिवॉल्यूशन रिजर्व की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं देखने लगा था कि रिवॉल्यूशन रिजर्व का जो पॉइंट है ना वो अब आया है, ये पिछले साल का सवाल है, लिहाजा इसमें उसने
रिवैल्यूएशन लॉस लिखा हुआ है 72,000 का, ये किस चीज का लॉस है? शायद आगे भी कोई पॉइंट है, मैंने कोई मिस किया है। सर वो 432 की प्रॉपर्टी 296 की रह गई ना, 72 पिछले का वाला, वो लॉस रिवैल्यूएशन से निकला और 16 हाँ का जी हाँ जी रिटेन हाँ जी, अर्निंग। पिछला वाला जो पार्ट है, अच्छा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व उसने दिया भी वही हुआ है 72,000 का, पिछले पार्ट के साथ उसने एडजस्ट किया है कि आपका जो 72,000 का ये वाला लॉस है ये सारा उसने यूज कर लिया है, और बाकी जो रिवैल्यूएशन लॉस आपका आएगा वो आपको रिटेन अर्निंग में से माइनस, इसे कहते हैं रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड। तो रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड अगर आपका ऐसे कोई हो रहा हो तो आप उसका जो लॉस है वो सारे का सारा सबसे पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करते हैं, अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा पड़ा हो, और बाकी पैसे आप इस्तेमाल करते हैं किसमें से, रिटेन अर्निंग में से आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये 72,000 उसने वहां से इस्तेमाल कर लिए, और जो है बाकी का लॉस रिटेन अर्निंग में से जो है वो इस्तेमाल हो गया है। और ये कितना बनेगा, 78, 88, देखिए 432,000 के हिसाब से जो आपकी डेप्रिसिएशन बनेगी ना, उसको आपने देखना है, ये मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको इसकी प्रॉब्लम ना महसूस हो कि हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। ये जरा देख लें, सवाल तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन ये थोड़ा पॉइंट आपको तंग कर सकता है, इसलिए देखिए आपकी जब रिवैल्यूएशन हुई थी ना, रिवैल्यूएशन लॉस की मैं बात कर रहा हूँ, जब रिवैल्यूएशन हुई थी तो क्या हुआ था, तो ये जो 432,000 आपका एसेट था ये अब कितना हो गया, 296,000, इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज होके हो गई है। लेकिन इस 432,000 पर डेप्रिसिएशन भी हो चुकी है, कितने साल, 4 साल। सर कौन सी, ये जनवरी 2017 से स्टार्ट हुआ ना इस्तेमाल होना, 17, 18, 19 और 20, तो 4 ईयर्स पर डेप्रिसिएशन हो चुकी है। यानी 432,000 को डिवाइड करें आप 36 से, बेटा ये कितनी आती है डेप्रिसिएशन, 12,000 जो लाइफ है उसकी। तो 432,000 में से माइनस कर देंगे 4 साल की डेप्रिसिएशन 12,000 के हिसाब से 48,000, तो आपके एसेट की वैल्यू बेटा कितनी बनेगी, 88,000, जबकि आपका जो, यानी 88,000 नहीं, 432 माइनस करें कितना आता है, 48,000, सॉरी 432 में से माइनस करें 48,000, 384। 384,000, और 384,000 के साथ कंपेयर करें 296,000, क्योंकि अब 296,000 हो गया ना, दैट इज 88,000 इवैल्यूएशन कॉस्ट 296,000, तो कितना आ जाएगा, 88,000 88,000, तो ये आपका, 296,720। हाँ जी 296 है, सॉरी, तो ये आपका रिवैल्यूएशन लॉस है। तो फिर देखिए डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आपने रिवैल्यूएशन लॉस कंसीडर करनी, नहीं समझ आई। 432,000 आपकी कॉस्ट थी, एसेट की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, उस पर डेप्रिसिएशन उसने चार्ज की 12,000 के हिसाब से, तो 4 साल तो गुजर गए ना, तो 48,000 डेप्रिसिएशन अब तक हो चुकी है, माइनस करेंगे तो इस वक्त बुक वैल्यू एसेट की 384,000 है, लेकिन जनवरी 2021 में वो रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होके 296,000 हो गया, तो रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड जो लॉस हुआ आपको वो 88,000 का हुआ है, जिसको आप पूरा करेंगे 72,000 आप पूरा करेंगे जो रिवैल्यूएशन रिजर्व पहले से पड़ा हुआ है, और बाकी रिमेनिंग लॉस जो है वो 16,000 का आप रिटेन्ड अर्निंग में से निकाल कर इस्तेमाल कर लेंगे, रिटेन्ड अर्निंग में से लॉस को आप एडजस्ट करेंगे। तो ये पॉइंट हमने क्वेश्चन अपना जो है वो डिस्कस कर लिए। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन आपको आईएएस के करवा दिए, बाकी मैंने आपको भेज भी दिए, जो बाकी सवाल थे मैंने भेज दिए, और बाकी मैंने जो नए पेपर्स के आए थे वो करवा दिए। फिर भी इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला कल से फिर हम कोई सवाल आप देख लें, कोई ऐसा है तो मैं करवाने वाला मेरे, तो मैं करवा दूंगा, या कोई एक आधा सवाल एनपीओ का करवा के तो हम जो है वो आगे चलेंगे। एनपीओ के सारे लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ, आप उसको देखें, उसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जिसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आता है उसको एनपीओ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि सर तकरीबन 35-36 लेक्चर है, सारे नहीं हो सकते जी। सर मैंने पूछना था, जो आपने बजटिंग की मुझे वीडियोस भेजी थी उसमें से वो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल बजट जोन से उसकी वीडियोस नहीं थी। ठीक है भेज देते हैं, कोई मसला नहीं। जी सर। ओके।